नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग चक्रीय चतुर्भुज का अध्ययन करेंगे। देखिए 2D आकृतियां बताते हुए मैंने आप लोगों को सारी आकृतियां बता दी हैं, केवल एक बहुभुज पढ़ना बाकी है। उसके अलावा सारे तथ्य मैंने ऑलरेडी आप लोगों के सामने रख दिए हैं। आज की क्लास थोड़ी छोटी है, चक्रीय चतुर्भुज का अध्ययन करेंगे इस क्लास में हम लोग, और चक्रीय चतुर्भुज के बाद सामान्य चतुर्भुज के कोई एक दो कंसेप्ट बच रहे हैं, उनके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा। तो आइए चक्रीय चतुर्भुज को लेकर चर्चाएं करते हैं। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है पहले ये जान लीजिए। देखिए ऐसे चतुर्भुज जिनके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि को छूते हों। जैसे ये ए कह दिया मैंने, इसको मैंने बी कह दिया, इसको सी कह दिया और इसको डी कह दिया। तो ऐसे चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि को छूते हैं वे चक्रीय चतुर्भुज कहलाते हैं। चक्रीय चतुर्भुज भी कह सकते हैं इसे, या वृत्तीय चतुर्भुज भी कह सकते हैं। चक्रीय या वृत्तीय चतुर्भुज दोनों ही कहते हैं, ठीक है। अब चक्रीय चतुर्भुज में क्या विशेष तथ्य होते हैं, क्या जानकारियां हमारे पास होनी चाहिए, उनके बारे में एक एक करके मैं आपके सामने बातें रखता हूं। सबसे पहली बात चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। चक्रीय चतुर्भुज के जो आमने सामने के कोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, इसके बारे में बार बार अलग अलग तरह के प्रश्न आपको पूछे जाते रहेंगे, ठीक है। कैसे होता है, क्यों होता है, इस पर भी हम लोग एक बार बातचीत कर लेते हैं। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। एक बार मैं ऐसे सोच लेता हूं कि ये जो है ये वृत्त का केंद्र है। देखिए मैं अलग अलग रास्तों से आपको ये बात प्रूव करके बता रहा हूं, ध्यान से मेरी बात सुनना। थोड़ी देर के लिए मैं ये मान लेता हूं कि ये वृत्त का केंद्र है। अब ये जो वृत्त का केंद्र है, इससे अगर मैं इन बिंदुओं को मिला दूं, ए को मिला दिया, बी को मिला दिया, सी को और डी को, इन चारों बिंदुओं को मैंने मिला दिया, तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या ये लाइन जो है, अगर ये वृत्त का केंद्र है तो क्या ये लाइन वृत्त की त्रिज्या है क्या? बिल्कुल है। ऐसे ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, क्योंकि केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। तो ये सारी जो मैंने अंदर चार लाइन आपको बताई है, ये सारी त्रिज्याएं हैं। तो आप मुझे बताइए, क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज बन गया क्या? बिल्कुल ध्यान से मेरी बात सुनिए। ये जो अंदर बना, क्या ये इसकी ये दो भुजा बराबर हो गई क्या? तो क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज है? तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर ये कोण ए है तो ये कोण भी ए होगा। आपको पता लग रहा होगा मैंने क्या कहा, ये दोनों कोण बराबर होंगे। समद्विबाहु त्रिभुज की असमान भुजा पर बने दोनों कोण बराबर होते हैं। अब आप बताइए, क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज है? क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज है? ये तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर, इसमें भी ये दोनों त्रिज्याएं हैं। तो फिर मैं आपको कह रहा हूं, अगर ये एंगल बी है तो क्या ये एंगल बी होगा क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल होगा। अब मुझे बताइए, ये इधर वाला समद्विबाहु त्रिभुज है? बिल्कुल है। तो अगर ये एंगल सी होगा तो क्या ये एंगल सी होगा क्या? और ऐसे ही अगर ये एंगल डी होगा तो क्या ये एंगल डी होगा क्या? मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्यों होता है? तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, ध्यान से देखो। मैंने बोला ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये दोनों कोण ए होंगे, ये बी है तो ये भी बी होगा, ये सी है तो ये भी सी होगा, ये डी है तो ये डी होगा। अच्छा, अगर अब मैं सारे कोणों का योग करूं तो आप देखेंगे कि यार 2a हो गया, 2b हो गया, 2c हो गया एंड 2d हो गया। तो यहां से मैं बोलूंगा कि 2a प्लस 2b प्लस 2c प्लस 2d आर ऑफ 360 डिग्री। 360 डिग्री क्यों कहा मैंने? क्योंकि किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग सदैव कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो बेटा अब अगर मैं इसमें दो कॉमन ले लूं तो यहां से क्या आपको ये पता लगता है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 360 डिग्री।
और 2 से अगर मैं इसको खत्म कर दूं तो क्या यहां से आपको ये पता लग गया कि ए बी सी और डी इनका योग 180 डिग्री है। तो यही तो आप प्रूव करने जा रहे थे। देखिए समभु कोणों का योग वैसे भी देखिए, यहां से समभु कोणों का योग देखिए, अगर इनको जोड़ेंगे तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी तो है, तो समभु कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इधर भी आप कह सकते हैं यही बात, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी कह सकते हैं। तो यहां से मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि दिए गए चित्र में एंगल a प्लस एंगल c बराबर होंगे एंगल b प्लस एंगल d और बराबर होंगे 180 डिग्री के। आशा करता हूं आप मेरी बात समझ गए होंगे। एक रास्ता मैंने आप लोगों को बता दिया कि हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग सदैव 180 डिग्री होता है। आइए मैं आपको एक दूसरे रास्ते से और यही बात समझाता हूं। एक दूसरे रास्ते से यही बात समझाता हूं। एक चक्रीय चतुर्भुज ले लेते हैं सबसे पहले। ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। अब अगर मैं इस चक्रीय चतुर्भुज के दोनों विकर्ण खींच दूं तो आप बोलेंगे एक विकर्ण तो ये हो गया और एक विकर्ण ये हो गया। ठीक है, खींच दिया मैंने। अब आप मुझे बताइए क्या आपको ये एक चाप नजर आ रहा है? ये एक चाप नजर आ रहा है। किसी भी चाप द्वारा आप ज्यामिति पढ़ेंगे तो वृत्त की क्लास में देखेंगे, किसी भी चाप द्वारा वृत्त के एकांतर खंड में बने कोण हमेशा बराबर होते हैं। किसी भी चाप द्वारा अगर आप वृत्त की परिधि पर एक ही वृत्तखंड में आप कोण बना रहे होंगे तो वे निश्चित रूप से समान होते हैं। तो आप देखिए, आपको पता लगेगा कि ये वाला चाप जो है इससे ये एंगल बन रहा है और ये एंगल भी इसी से बन रहा है। तो क्या ये दोनों बराबर होंगे? तो मैं बोलूंगा अगर ये ए है तो ये भी ए होगा। ठीक है, अब हम दूसरा चाप देखते हैं। जरा देखिए ये वाला एंगल देखिए, माफ कीजिए ये वाला चाप देखिए। इस चाप से आप दो कोण देखेंगे, एक तो ये बन रहा और एक ये बन रहा। समझ रहे होंगे आप मेरी बात। तो आप यहां से क्या बोलेंगे, अगर ये बी बन रहा है तो फिर ये भी बी ही बनेगा। अब आप तीसरा चाप देखिए, ये वाला चाप देखिएगा थोड़ा। इस चाप से एक कोण तो ये बन रहा है, किसी भी चाप से परिधि पर बनने वाला कोण। तो एक कोण तो ये बन रहा है इससे और एक कोण ये बन रहा है, तो ये दोनों बराबर होंगे। अगर ये सी है तो ये भी सी होगा। और अंतिम चाप जो ये है इससे ये दोनों एंगल बराबर होंगे, तो ये डी होगा तो ये डी होगा। पता लग रहा है आपको? अब वही सेम बात, इसमें 2 बार ए आ गया, 2 बार बी आ गया, 2 बार सी और 2 बार डी आ गया। तो यहां से मैं बोलूंगा 2a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज ऑफ 360 डिग्री। और जब इसको हल कर लेंगे तो आप क्या बोलेंगे, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 180 डिग्री होगा। तो बेटा सम्मुख कोणों में देखिए जरा, क्या इसमें a प्लस बी प्लस सी प्लस डी आ रहा है क्या? तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 180 डिग्री होगा। तो बेटा मैंने आपको 2 रास्तों से ये बात प्रूव करके दिखा दी कि चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग हमेशा ही कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो बहुत जरूरी बात है, बहुत काम आने वाली बात है, जरूर ध्यान रखना इसको। ठीक है, एक नियम मैंने आप लोगों को चक्रीय चतुर्भुज को लेकर बता दिया है। दूसरे तथ्य पर बात करते हैं। चक्रीय चतुर्भुज का बहिष्कोण, चक्रीय चतुर्भुज का बहिष्कोण उसके अंत अभिमुख कोण के बराबर होता है। ये क्या लिखा है मैंने यहां, देखिए मैं बताता हूं। चक्रीय चतुर्भुज का बहिष्कोण उसके अंतः अभिमुख कोण के बराबर होता है। अंतः अभिमुख का मतलब क्या है? अंतः मतलब अंदर, अभिमुख मतलब सामने। देखिए मैं दोबारा आपको समझाता हूं ये तथ्य, क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। मान लीजिए कि ये एक चक्रीय चतुर्भुज है, इसका बहिष्कोण क्या होगा बेटा, देखना जरा आप लोग। मैं बोलूंगा इसका बहिष्कोण ये ले लेते हैं, ये चक्रीय चतुर्भुज का बहिष्कोण है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अब थोड़ी देर के लिए मैं कहता हूं माना ये एंगल थीटा है। मैंने यूं ही कहा कि माना ये एंगल थीटा है।
अब आप बताइए सरल रेखा पर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है क्या? होता है। तो अगर सरल रेखा पर इधर थीटा बन रहा है तो क्या इधर 180 डिग्री माइनस थीटा बना क्या? अगर उधर थीटा है तो इधर 180 डिग्री माइनस थीटा बना ना। अब आप मुझे बताइए अगर ये थीटा है तो क्या ये सामने भी 180 डिग्री माइनस थीटा ही है क्या? कैसे पता लगा सर इसको 180 डिग्री माइनस थीटा क्यों बोले? क्योंकि अभी आपने पढ़ा चक्रीय चतुर्भुज के समभुज कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अगर ये थीटा होगा तो ये 180 डिग्री माइनस थीटा ही तो होगा। तो बेटा 180 डिग्री माइनस थीटा ये है और 180 डिग्री माइनस थीटा ये है। एक्चुअली अगर ये कोण थीटा है तो ये वाला 180 में से थीटा घटाने पर प्राप्त होगा और ये वाला भी 180 में से थीटा घटाने पर प्राप्त होगा। तो क्या ये दोनों कोण बराबर हुए क्या? बिल्कुल बराबर हुए। तो आप बोलेंगे चक्रीय चतुर्भुज का बहिष्कोण उसके अंतःअभिमुख कोण के बराबर होता है। ठीक है, तो ऐसे करके मैंने आपको चक्रीय चतुर्भुज के 2 तथ्य बता दिए हैं। तीसरी चर्चा हम लोग करते हैं इसके क्षेत्रफल की। तीसरी चर्चा करते हैं हम लोग इसके क्षेत्रफल की। अगर ये एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसकी भुजाएं ए बी सी और डी है तो इसका एरिया क्या होगा? हम लोग ये बात करना चाह रहे हैं ए बी सी डी। तो इसका एरिया क्या होगा? ध्यान से मेरी बात सुनना। किसी भी चक्रीय चतुर्भुज का एरिया अगर आपको फाइंड आउट करना है तो चक्रीय चतुर्भुज का एरिया होता है बेटा अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी एस माइनस डी। आपने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हीरो का सूत्र पढ़ा है। वो सूत्र होता है अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो आप यूं याद रख सकते हैं कि वो त्रिभुज वाला जो एस है ना उसमें से डी और घटाना। इसमें 4 भुजाएं होती हैं तो एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी एस माइनस डी। अब विषय ये है कि एस क्या है? तो बेटा यहां जो एस है ना वो अर्ध परिमाप है। अर्ध परिमाप मतलब इसकी चारों भुजाओं का योग बटा 2। तो आप क्या करेंगे पहले इसकी चारों भुजाएं जोड़ लेंगे। चारों भुजाओं के माप जोड़कर 2 का भाग दे लेंगे तो आपके पास एस का वैल्यू आ जाएगा। उसमें से फिर ए घटाएंगे बी घटाएंगे सी घटाएंगे डी घटाएंगे वर्गमूल करेंगे तो आपको चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाना है। तो कंसेप्ट पर आधारित क्लास चक्रीय चतुर्भुज के लिए इतनी है। प्रश्नाभ्यास में हम लोग इसके बारे में और चर्चा कर लेंगे। फिलहाल आपको क्या क्या जानना है चक्रीय चतुर्भुज में? नंबर 1 कि इसके सम्मुख कोण जो होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। नंबर 2 इसका जो बहिष्कोण होता है वो अंतःअभिमुख कोण के बराबर होता है। और नंबर 3 इसका क्षेत्रफल अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी एस माइनस डी होता है। ठीक है बेटा, अब हम लोग बात करते हैं चक्रीय चतुर्भुज। तो हम लोगों ने देख लिया है। अब छोटे मोटे कुछ कंसेप्ट बच रहे हैं जो मेरे दिमाग में चल रहे हैं, आपके सामने रख देना ठीक रहेगा। इससे जुड़े हुए प्रश्न काफी बार पूछे जाते हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो ध्यान से मेरी बात सुनना। मान लीजिए कि एक वृत्त है, उसकी सारी भुजाओं को छूता हुआ, उसकी परिधि को छूता हुआ एक चतुर्भुज है। मान लीजिए ये चतुर्भुज ABCD है। अब कभी भी इस तरह का कोई चतुर्भुज हो जिसकी सारी भुजाओं को कोई वृत्त छू रहा है, कभी भी ऐसा कोई चतुर्भुज हो जिसकी सारी भुजाओं को वृत्त छू रहा है, तो उसके सम्मुख भुजाओं का योग सदैव बराबर होता है। तो मैं यहां से बोलूंगा कि AD प्लस BC मतलब इसका और इसका योग हमेशा किसके बराबर होगा? AB प्लस DC, इसके और इसके योग के बराबर होगा। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि इस पर आधारित आपको प्रश्न पूछ ले। जैसे आपको बोले AD बराबर 8 सेंटीमीटर है, BC बराबर 10 सेंटीमीटर है, AB बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो DC बराबर क्या है? तो आप बोलेंगे इन दोनों का योग 18 हो रहा है क्या? तो इन दोनों का योग भी 18 ही होना चाहिए, तो ये 6 हो जाएगा। बस सीधी सी बात है, सम्मुख भुजाओं का योग बराबर होता है।
आप बोलेंगे क्यों होता है? तो बेटा एक बार देखिए, यहां आपको पता लग जाएगा। ध्यान से मेरी बात सुनना, ध्यान से मेरी बात सुनना। देखिए ये वृत्त का कोई बाहरी बिंदु है और ये बाहरी बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखा है। किसी भी बाहरी बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई निश्चित रूप से समान होती है। एक ही वृत्त पर अगर आप बाहर से कोई दो स्पर्श रेखा खींचेंगे तो इन दोनों की लंबाई सदैव समान होती है। तो बाहरी बिंदु से खींची गई ये दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई निश्चित रूप से समान होगी। तो मैंने कहा चलिए बांट लेते हैं। मैंने कहा अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होगी। अब बेटा ये बाहरी बिंदु है और इससे खींची गई दो स्पर्श रेखा है, तो अगर ये बी है तो ये भी बी होगा। फिर मैंने कहा अगर ये सी है तो ये सी होगा और अगर ये डी है तो ये डी होगा। अब सम्मुख भुजाओं को जोड़कर देखिए, क्या यहां से आपको ये पता लगता है कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी सम्मुख भुजाओं का योग यही हुआ ना? और वहां से जोड़कर देखिए, यहां भी आप बोलेंगे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो क्या यहां भी सम्मुख भुजाओं का योग वही हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, दोनों तरफ से a प्लस बी प्लस सी प्लस डी ही हो रहा है। तो आप जरूर ध्यान रखिए कि ऐसे चतुर्भुज जिनकी चारों भुजाएं वृत्त को छू रही हों तो उनमें सम्मुख भुजाओं का योग सदैव बराबर होता है। इससे रिलेटेड प्रश्न भी बार बार पूछे जाते हैं, तो जरूर ध्यान रखना। ठीक है, अब मैं आपसे थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं सामान्य चतुर्भुज की। देखिए आपने अभी तक कौन कौन से चतुर्भुज पढ़ लिए हैं? आपने पढ़ लिया बेटा समांतर चतुर्भुज पढ़ लिया, समचतुर्भुज पढ़ लिया, समलंब चतुर्भुज पढ़ लिया और इससे पहले चक्रीय चतुर्भुज पढ़ लिया। पर कुछ ऐसे चतुर्भुज हैं जो इन श्रेणियों में नहीं आते हैं, उन पर बात करते हैं। इसका पहला बिंदु क्या? जब एक विकर्ण एवं अन्य दो शीर्षों से उस पर लंब हो, उस पर लंब हो। ठीक है, मैं क्या कहना चाहता हूं, मान लीजिए ये एक चतुर्भुज है, मान लीजिए ये एक चतुर्भुज है, इसका एक विकर्ण भी आपको दिया गया है। मान लीजिए एक चतुर्भुज एबीसीडी है, इसका एक विकर्ण भी आपको दिया गया है और अन्य दो शीर्षों से इस पर लंब डाले गए, जैसे ये एक लंब डाल दिया गया और ये एक लंब डाल दिया गया। अब मैं आपको बोलूं इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है, तो बेटा आपको नजर आ रहा होगा कि ऊपर ये एक त्रिभुज बन रहा है, बन रहा है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? इसका क्षेत्रफल निकलेगा 1/2 गुणा AC, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। इसको अगर मैं h बोल दूं तो 1/2 गुणा AC गुणा h निकलेगा, h1 बोल देता हूं। ऐसे ही जब इसको देखेंगे तो इसको मैं h2 बोल देता हूं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 गुणा AC और गुणा H2। तो आप बताइए अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो क्या 1/2 गुणा AC कॉमन आ गया? क्या आ गया? और क्या बच गया? H1 प्लस H2। आराम से आप मेरी बात समझना। तो ये एक सूत्र हम लोग याद करके चल लेते हैं हमेशा, 1/2 गुणा AC कौन है? विकर्ण, विकर्ण और गुणा H1 और H2 क्या है? लंब है, तो लंबों का योग, लंबों का योग। ऐसे भी आप इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, 1/2 गुणा विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग। ठीक है, सामान्य चतुर्भुज के बारे में एक बात तो मैंने आपके सामने रख दी है, एक बार वापस आप देख लीजिए। जब किसी चतुर्भुज में एक विकर्ण दिया गया हो और उसी विकर्ण पर अन्य दो शीर्षों से दो लंब डाले गए हो, तो आप कर सकते हैं 1/2 गुणा जो विकर्ण दिया गया है वो और गुणा अन्य दोनों लंबों का योग। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, एक और छोटी सी चर्चा कर लेते हैं हम। दूसरा सामान्य चतुर्भुज है जब चार भुजा एवं एक विकर्ण दिया हो, जब चार भुजा एवं एक विकर्ण दिया हो, अर्थात चार भुजा एवं एक विकर्ण दिया होगा, मतलब क्या हो गया?
मान लीजिए कि इसकी चारों भुजा आपको दी है, ए बी सी डी, और एक विकर्ण ई बी आपको दे रखा है। तो ऐसे चतुर्भुजों का एरिया आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो आप बोलेंगे बेटा क्या ऊपर वाले त्रिभुज की तीनों भुजा आपके पास है क्या? इसकी तीनों भुजा आपके पास है, एक भुजा ए है, एक डी है, एक ई है। तो इन तीनों भुजाओं में हीरो का सूत्र लगा के आप लोग इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, और तब आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। आशा करता हूं आप मेरी बात समझ रहे होंगे। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो जब आप दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और उनको जोड़ देंगे तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपके पास होगा। ठीक है बेटा, 2D का अध्ययन करते हुए मैंने आपको सबसे पहले त्रिभुज के 6 वीडियोस दे दिए, त्रिभुज पढ़ा दिया। उसके बाद मैंने आपको वर्ग पढ़ा दिया, आयत पढ़ा दिया, तब हम लोगों ने वृत्त की सारी चर्चा कर ली, और फिर मैंने आप लोगों को चतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज और सामान्य चतुर्भुजों के बारे में बता दिया है। अब केवल एक 2D आकृति बच रही है, बहुभुज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहां उसको नहीं पढ़ाना चाह रहा। इस क्लास के बाद जो अगला वीडियो बनाएंगे वो बहुभुज का बनाएंगे। एक्चुअली बहुभुज पर ज्यादा प्रश्न आते हैं, तो पूरा एक लंबा वीडियो हम लोग बहुभुज की चर्चा करते हुए जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, उसके साथ आपकी 2D आकृतियों का अध्ययन खत्म हो जाएगा। फिर आपके पास बचेंगी 3D आकृतियां, जिनमें आप लोग पढ़ने वाले हैं घन, घना, बेलन, शंकु, शंकु का छिन्नक, गोला, गोलार्ध, प्रिज्म, पिरामिड और समचतुष्फलक। तो इन सारी आकृतियों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। मैं आपके काफी मैसेजेस आ रहे हैं कि अंक गणित की क्लासेज भी शुरू करें, पर बेटा एक बार मैं आपको ये मेंसुरेशन पूरा करा दूं, उसके बाद मैं अंक गणित की क्लासेस शुरू करूंगा। तब तक आप 2 वीडियो इसके और 2 वीडियो रीजनिंग के, बस इसी क्रम में पढ़ते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।